Assalamu alaikum. Welcome to the channel Immigration with Tariq. I know हमारा शो almost 4 weeks बाद हो रहा है. I was on annual leave, and I think जाने से पहले जो last week था मेरा, I couldn't do a show, and then obviously I was away for 2.5 weeks. So altogether हमारा almost 3 to 4 weeks का gap आ गया. But I hope you have been well. आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया. I hope so. But I'm back in action now. Inshallah हमारा शो भी अब वापस आया करेगा every Wednesday for 1 hour between 6 to 7, and obviously I'm back in the office. तो अगर आप मुझसे कोई अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, मुझसे आके मिलना चाहते हैं, यू कैन बुक द अपॉइंटमेंट जो नॉर्मल वेज हैं. थैंक यू सो मच. आज आप लोग आए बिकॉज आई वाज अ बिट कंसर्न कि आज ऑफ कोर्स हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आज पाकिस्तान को, एंड देन टुमारो ऑब्वियसली इंडिया को. वी आर ऑल वन हैप्पी फैमिली, एंड I just want to say thank you जो आज आए, and then of course who will be joining us later on today. So पहले हम थोड़े से callers लेते हैं, and then I'll come back to the chats. Assalamu alaikum bhai, welcome to the show. अस्सलाम Assalamu alaikum मैम. कैसे हैं हम? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से. मैम अपना सवाल पूछ लें. ओके तो मेरे दो क्वेश्चंस हैं, मतलब सब रिलेटेड है. Okay. तो मुझे मेरा स्किल वर्क के वीजा एक्सपायर हो रहा है 14 नवंबर को इस साल में, और जो मुझे नया स्पॉन्सरशिप लेटर इशू हुआ वो हुआ है 9 अगस्त. तो मतलब तकरीबन 3 महीने से थोड़ा ज्यादा इशू हुआ. तो ये कोई इशू हो सकता है या नहीं, पहला क्वेश्चन. और दूसरा कि मैं 3 महीने पहले एक्सटेंड कर सकती हूँ आप, क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपको 30 डेज या 60 डेज पहले एक्सटेंड करना, आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ये दो क्वेश्चन है मेरे. ऑलराइट, थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू मैम. देखिए जी, पहली तो बात होती है कि आपको पता है कि जो आपका बड़ा एम है वो ये है कि आपने कंटिन्यूसली अपने स्पॉन्सर के साथ या स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर आपने अपने 5 साल पूरे करने. तो अक्सर लोग जब अपनी सेकेंड एक्सटेंशन मांगते हैं अपने एम्प्लॉयर से, तो दे वांट टू मेक श्योर विद देयर एम्प्लॉयर कि वो डेट वो लिखें कि जो एंड पीरियड है वो हमारे 5 साल पूरे हो जाएं. जहाँ तक बात आती है कि आप 3 महीने पहले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो ज़ाहिर बात है बहुत डिपेंड करता है कि कॉस्ट आपको कब असाइन हुआ है. क्योंकि अगर आप कॉस्ट के अंदर देखें, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता आपके कॉस्ट की, आई थिंक आपने मेंशन की, शायद मैंने लिखी नहीं, माय अपॉलॉजीज, लेकिन कॉस्ट के अंदर भी लिखा होगा कि किस डेट तक आपने इसको यूज़ करना है. तो एज लॉन्ग एज यू मेक श्योर कि आप उस कॉस्ट को उस डेट के अंदर यूज़ कर लें, देन यू आर फाइन. मेजॉरिटी केसेस में जब आप सेम एम्प्लॉयर के साथ होते हैं, आपको 5 ईयर का प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी देखा होता है कि उन्होंने आपको 2 साल या 3 साल का पहली बारी में वीज़ा दिया था, या 1 ईयर, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके से उन्होंने दिया था. एंड ऑब्वियसली वो उसी हिसाब से आपकी आगे की एक्सटेंशन करते हैं. सो वन वे दी अदर, अगर आप थोड़ा पहले भी अप्लाई करेंगे, वीज़ा एंडेड वही होगी जो कॉस्ट के ऊपर है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा देते हैं, जिसकी बेसिस पे आपके 5 ईयर्स पूरे हो जाएंगे. तो जहाँ तक बात आती है कि कितना पहले मुझे अप्लाई करना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है कि कॉस्ट आपको असाइन कब हुआ, बिकॉज जब कॉस्ट असाइन होता है तो उसकी यूज़ बाय डेट होती है. तो एज लॉन्ग एज आप अप्लाई कर लें उस यूज़ बाय डेट को, यू शुड बी ऑल राइट. सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल की, एंड आई अंडरस्टैंड कि कुछ और लोग भी कॉल कर रहे थे, बट आई एम गोना डू माय बेस्ट के टाइमली मैनर पे कॉल अटेंड करूँ. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सर. हाउ आर यू सर? मैं बिल्कुल खैरियत से. थैंक यू भाई फॉर आस्किंग. अपना सवाल पूछ लें और मेरा जवाब शो में सुन लें प्लीज. ओके सर. सर एक्चुअली मेरे आपसे 3 क्वेश्चंस हैं. जी जी. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा अडॉप्शन से रिलेटेड है. एक्चुअली मेरे अंकल हैं, वो ब्रिटिश सिटीजन है, करंटली वो पाकिस्तान में ही है, और वो अपने भतीजे को जो कि 16 साल का है उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं. तो उसका क्या प्रोसीजर है? वो करंटली पाकिस्तान में है, उनको यहाँ से कोई काम करना है, लाइक कोर्ट ऑर्डर्स या कचहरी से कोई काम करवाना है, या सबसे पहले उनको इंग्लैंड जाके वहां से उनको कोई पेपर वर्क वगैरह तैयार करवाना है? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन मेरा है स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड, कि अगर आप सब्जेक्ट्स, मेरा ना एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने आपसे बात की थी, मेरा लास्ट ईयर रिफ्यूजल आया था स्टडी वीजा में. तो उस वक्त मैं अप्लाई कर रहा था ए लेवल्स के लिए, बट नाउ आई एम अप्लाइंग फॉर बैचलर्स डिग्री. ठीक है ना? तो उसमें मैं अपना सब्जेक्ट्स चेंज कर रहा हूँ. जो मेरे पिछले सब्जेक्ट्स थे ए लेवल के वो डिफरेंट थे, और मेरे बैचलर्स में मैं अब लॉ के लिए जो है अप्लाई करना चाह रहा हूँ. तो विल इट बी अ प्रॉब्लम फॉर मी और नॉट? और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई बंदा अपना वीजा कैटेगरी चेंज करता है, लाइक अगर किसी ने लास्ट टाइम स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया था, इसमें एक रिफ्यूजल आ गया,
तो अब मैं अगर स्किल वर्कर वीज़ा में शिफ्ट करता हूँ तो वो चीज़ मेरे लिए नेगेटिव एस्पेक्ट में जाएगी या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ? ओके, थैंक यू भाई। मैं आपको वन बाय वन जवाब दे देता हूँ बिकॉज टोटली 3 डिफरेंट टाइप के आपके सवाल थे। पहले आ जाते हैं हम अडॉप्शन के ऊपर। अगर कोई यूके रेजिडेंट, एंड बिकॉज आपने पाकिस्तान की बात की है तो मैं उधर से ही बात करूँगा, बिकॉज अगर आपके अंकल या जो भी रिलेटिव हैं ये कनाडा या अमेरिका से या यूरोप की किसी कंट्री से किसी को अडॉप्ट करे थे, थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है, तो मैं पाकिस्तान की बात करूँगा। स्टेप 1 ये है कि उनको अपनी लोकल काउंसिल से रब्ता करना है और लोकल काउंसिल को उन्होंने बताना है कि जी मैं अडॉप्शन करना चाहता हूँ, तो मुझे एलिजिबिलिटी, मैं उसका वर्ड आई थिंक कुछ और है उस सर्टिफिकेट का नाम, लेकिन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ। तो वो काउंसिल असेस करती है अंकल की माली हालात, फाइनेंशियल सिचुएशन, अंकल की इकोनॉमिक एंड फैमिली सर्कमस्टांसेस, उसमें इन्वॉल्व होता है उनका इंटरव्यू, दे इवन कम एंड विजिट द प्रॉपर्टी, सवाल जो आप करते हैं, इफ दे आर सेटिस्फाइड, वो अंकल को एक तरह से एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि जी यू आर एलिजिबल टू अडॉप्ट। फिर वो उस होम कंट्री में, इन दिस केस पाकिस्तान, जाते हैं जहाँ वो फिर अडॉप्शन प्रोसेस को कोर्ट के थ्रू फॉलो करते हैं और लीगल तरीके से बच्चे को वो अडॉप्ट करते हैं। एंड हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जी जब आपकी अडॉप्शन पाकिस्तान में हो जाए लीगल तरीके से, आप किसी फैमिली लॉयर को कह के इधर भी उस अडॉप्शन को रिकग्नाइज करवा लें, एंड उसके बाद ऑब्वियसली फिर आप उस बच्चे के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी यूज द वर्ड बच्चा, द पर्सन मस्ट बी अंडर 18 जब तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि जी ये जो आपने कहा काउंसिल वाली स्टेज 1 की उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, उसमें कितना टाइम लगता है, ऑन एवरेज 8 महीने टू 1 ईयर भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन काउंसिल कितनी बिजी है। उसके बाद जो कोर्ट में अडॉप्शन प्रोसेस है वो तो फिर आपको किसी फैमिली लॉयर यूके के लिए एंड पाकिस्तान के लिए किसी फैमिली लॉयर पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। एंड देन व्हेन यू हैव पुट ऑल दीज थिंग्स इन प्लेस, आप फिर फाइनली जाके अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए वीज़ा फॉर हिम टू ज्वाइन एंड कम इन टू द यूके। अब इशू ये है कि जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बच्चे की एज बच्चे की हो, बिकॉज अगर वो अडल्ट हो जाता है तो देन दे आर सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स विद दैट। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इफ़ यू वांट थिंग्स टू गो स्मूथली, जब तक ये आपके 3 स्टेप्स प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, द चाइल्ड इज स्टिल अ चाइल्ड, मीनिंग अंडर 18। सेकंड आपका सवाल था कि जी अगर कोई स्टूडेंट है और वो से उसने ए लेवल्स में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया है, एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन वो आगे बैचलर्स लॉ में करना चाहता है, तो क्या वो कोई इशू है? नहीं, एज लॉन्ग एज यूनिवर्सिटी ने उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत भी हुआ तो होम ऑफिस आपसे बेसिक सवाल पूछ सकता है आपके कोर्स के बारे में। जाहिर बात है जिस बच्चे ने ए लेवल किया उसने काफ़ी हाई लेवल की उसकी अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की, बहुत ही आप समझ लें अगर उसने एडमिशन बाद में बैचलर्स डिग्री में लिया है तो आई एम अज्यूमिंग कि उन्होंने अपनी रिसर्च की है और उनके अपने सब्जेक्ट्स के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि होम ऑफिस जब स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करता है दे वांट टू मेक श्योर कि जो इन्होंने ये सब्जेक्ट्स लिए हैं दे आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के सब्जेक्ट्स क्या हैं, दे केपेबल ऑफ कंक्लूडिंग दिस कोर्स। कहीं वो इसलिए तो नहीं इधर आ रहे कि बस जी हम किसी तरीके से यहाँ स्टूडेंट पहुँच जाएँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात है अगर यहाँ कोई स्टूडेंट है उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, वो फिर भी स्विच कर सकता है। सिर्फ उस वक्त प्रॉब्लम होती है अगर स्टूडेंट का वीज़ा इस बात पर रिफ्यूज़ हुआ है कि उन्होंने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या डिसेप्शन की है। लेकिन अगर कोई छोटी सी बात कि जी आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया या आपके फाइनेंस पूरे नहीं थे, तो ये जो छोटी छोटी जिनका माइनर एरर्स बोलते हैं, अगर इन पे वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ इट विल नॉट इम्पैक्ट एनी फ्यूचर एप्लीकेशन। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है एप्लीकेशन के साथ, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, डिसेप्शन, तो फिर ऑफ कोर्स हर फ्यूचर एप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज डिसेप्शन के साथ मैंडेटरी रिफ्यूज़ल है एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के साथ डिस्क्रेशनरी रिफ्यूज़ल है। तो हम अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हेलो तारक जी, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सर। तारक जी, मेरा क्वेश्चन है, मैंने अप्लाई किया है 10 ईयर के रूट के लिए, इंटेंशन के लिए, लास्ट अगस्त में 2023 में बिगिनिंग में किया था। अभी तक कोई उसका आंसर नहीं आ रहा है। अभी कितना टाइम लगता है, प्लीज मुझे बता दिए। थैंक यू वेरी मच आपका। थैंक यू जी। पहली तो बात यह है कि अब फाइनली 10 ईयर के ऊपर प्रीमियम सर्विस शुरू हो गई है। सिर्फ आपने करना यह है कि रात 12:59 12:58 पे लॉग इन होना है एंड द प्रीमियम सर्विस इज अवेलेबल।
तो आजकल कोई भी अगर लॉन्ग रेजिडेंस की एप्लीकेशन डालने के बारे में सोच रहा है तो प्लीज़ कोशिश करें कि आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं कि आप प्रीमियम सर्विस अप्लाई कर सकें। इट्स ऑलवेज बेटर। जहाँ तक बात है जो पुराने सिस्टम में, मतलब ऐसे सिस्टम मीनिंग सिस्टम तो वही है, लेकिन जिन्होंने वो वाली एप्लीकेशंस डाली थी जब प्रीमियम सर्विस नहीं था, तो 1 से 1.5 साल आजकल लग रहा है। इनफैक्ट जो FLR FP एप्लीकेशंस उनमें बड़े आराम से 1 ईयर लग रहा है। आपने कहा अगर मेरे 1 ईयर हो गए हैं तो एक्सक्यूज़ मी, आप ये करें कि होम ऑफिस को आप एक कंप्लेन रेज करें कि जी इट्स बिन ओवर 1 ईयर, प्लीज़ मेरी एप्लीकेशन का जल्दी से डिसीजन दें। दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। आई डू अपोलोजाइज, मैं आपको मेरा रूल पता है कि अगर मैं किसी का जवाब दे रहा हूँ तो मैं कॉल नहीं उठाता, तो लॉट ऑफ पीपल वो कॉलिंग इन बिटवीन। मैं ट्राई ही करूँगा कि थोड़ी सी और कॉल्स ले लूँ, देन आई मूव टू द चैट, बिकॉज फिर मैं कुछ चैट्स पढ़ूंगा, देन आई कम बैक टू द टेलीफोन कॉल्स। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी थोड़ा ऊंचा बोल लेंगे ताकि बाकियों को भी आपकी आवाज़ आ जाए, प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड। मैं ये कहता हूँ, मुझे ना आपसे जो एक तो सवाल पूछते थे कि इस बार कोई चेंजिंग आएगी या कोई इस तरह का कोई सॉरी, आपकी आवाज़ ऐसे लग रहा है, आप, आई डू अपोलोजाइज, बहुत ब्रेक हो रही है। थोड़ा क्लियरली आप बोल सकते हैं इफ़ यू डोंट माइंड। जी आ रही आवाज़ आप बेहतर आ रही है, करेक्ट, थैंक यू। अच्छा, मेरा आपसे एक दो सवाल ये थे कि 20 साल के कानून में कोई चेंजिंग आई है, आने वाली है, या कोई जिनको 14-15 साल हो गए उनके लिए कोई मतलब कि इस तरह का बस, मुझे ये आपसे कंफर्म करना था। Alright, थैंक यू सर। सर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 20 ईयर्स में तो कोई चेंज नहीं आने लगी इस वक्त, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। जिस तरह आपको पता है मैं ऑलमोस्ट 2.5 वीक की एनुअल लीव के बाद वापस आया, लॉट ऑफ कैच अप आई हैव टू डू। लेकिन मैं जब अवे भी था तो मेरी क्योंकि आदत है पढ़ने की, तो आई बिन रीडिंग अप, नॉट अ लॉट जितना मैं इधर पढ़ता हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं कैच अप कर रहा था। आई डोंट थिंक एनीथिंग केम अक्रॉस टू मी जिसमें बोला हो कि 20 ईयर्स का कोई चेंज आने लगी है। जहाँ तक बात है कि कुछ लोग जिन्होंने 14, 15 या लेस देन 20 ईयर्स किए हैं, उनके लिए बिल्कुल एक वीज़ा है जिसको कहते हैं प्राइवेट लाइफ वीज़ा, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपने ये प्रूव करना है कि दे आर वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स फॉर यू टू इंटीग्रेट बैक इनटू योर कंट्री। और अक्सर लोग मुझे मुड़ के कहते हैं तारिक भाई व्हाट आर दोज वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस्ड या कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएंगे, वो आपके साथ बैठ के आपको विद इन हाफ एन आवर बता देगा कि जी आपका केस बनता है या नहीं बनता। मेरे साथ भी जब लोग आते हैं तो मैं उनकी बात सुन के ही कहता हूँ नहीं जी आपका केस नहीं बनता, तो वो मुझे अक्सर कहते हैं तारिक भाई बट दिस इज द थिंग। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन दिस इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, कोर्ट एंड होम ऑफिस का ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएंगे तो वो आपको बता सकेगा कि आया आपके सर्कमस्टांसेस, आपके हालात वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल को मीट करते या नहीं करते। सो देर इज अ वीज़ा फॉर समबडी हुज लिव्ड लेस देन 20 ईयर्स इन दिस कंट्री, लेकिन वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का टेस्ट उनको पास करना पड़ता है। So I'm going to give 2-3 minutes अगर किसी ने कॉल किया, and then of course I'm going to come back to the chats. Of course chats पे आने से पहले thank you so much for your love and support. Very kind of you कि आज आप लोग वापस आए. Of course I was away for 2.5-3 weeks, हमारा शो नहीं हो सका, and again मैं वही बात बोलूँगा कि अगर आपने मुझसे अपना केस कराना है, मुझसे कोई बात डिस्कस करनी है, तो प्लीज़ आप मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं, यू कैन गेट इन टच विद मी। एंड ऑफ कोर्स शो का फॉर्मेट है कि हम लोग सिर्फ इमिग्रेशन न्यूज़ की बात करते हैं, एंड आई गिव यू इन्फॉर्मेशन, सो वो उस बात का प्लीज़ ख्याल रखें। सो लेट मी ऑल्सो लुक एट सम चैट्स ताकि मैं उनका भी जवाब दे दूँ। सम लिखते हैं सलाम, वालेकुम अस्सलाम सम, होप यू आर डूइंग वेल। यस सम, आफ्टर a very nice 2.5 week holiday I am buzzing लेकिन वो कहते हैं ना मुझे अभी 2-2.5 वीक की हॉलीडे के बाद आके मुझे 1 वीक की हॉलीडे चाहिए ताकि मैं अपने सारे सिस्टम्स इन प्लेस कर लूँ। ये भी बड़ी अजीब बात है कि छुट्टी के बाद भी छुट्टी चाहिए जस्ट टू गेट ऑल योर कहते हैं ना कि दफ्तर के सारी चीज़ें इन लाइन, बट इंशाल्लाह ताला we'll get there. Last time I asked you a question regarding not receiving my ARC card, and it's been more than 10 months, and you have suggested to fill out the inquiry form, which I did. 2 weeks before I received my ARC card, excellent. Some which looks quite similar to the BRP card. That's true. ARC card and BRP card are on a similar format. That's true. But also written not permitted to work. This month is going to be 13 months. There is no reply from Home Office regarding my application. What do you suggest? Shall I chase the Home Office or ask for work permission? What do you think? Which option is best? Thanks. देखिए जी, पहली बात मैं सजेशन नहीं दे सकता, कैन ओनली गिव यू इन्फॉर्मेशन। तो देखिए होता ये है कि अगर आप के पास
से वैलिड स्टूडेंट वीज़ा था और आपने असाइलम किया, तो टेक्निकली देखा यह जाता है कि जो आपको ARC कार्ड देते हैं उस पर वही राइट टू वर्क देते हैं जो आपका स्टूडेंट का था। या कोई अगर आपके पास राइट टू वर्क वाला वीज़ा था और बाद में आप असाइलम करते हैं तो वही राइट टू वर्क आगे कैरी होता है। लेकिन अगर आप ओवरस्टेयर थे या कोई विजिटर थे या उस टाइप का वीज़ा था जहाँ राइट टू वर्क नहीं था और आप असाइलम करते हैं और 1 साल गुजर जाता है आपके असाइलम क्लेम को अनहर्ड, होम ऑफिस ने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन डालनी पड़ती है राइट टू वर्क की, परमिशन टू वर्क की। वो सब सेपरेट एप्लीकेशन आप डालते हैं तो होम ऑफिस आगे से उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करता है। तो आपने खुद कहा था कि आपका ARC कार्ड 2 वीक पहले आया है और अब आपको ओवर 1 ईयर हो गया है, 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में, कि होम ऑफिस ने अभी तक आपको जवाब नहीं दिया है। तो नाउ ऑफ कोर्स यू आर विद इन योर राइट सम टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर राइट टू वर्क। तो बिल्कुल आप वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर एप्लीकेशन करनी पड़ती है, होम ऑफिस आपको खुद नहीं देता। आर्यान लिखते हैं, हाय सर, अपॉलॉजीज, आई नो समबडी इज कॉलिंग, मैं जरा थोड़े से चैट्स पढ़ लूँ, आई विल कम बैक टू द टेलीफोन कॉल्स। आर्यान लिखते हैं, हाय सर, माय brother-in-law, my apologies, Aryan. My brother-in-law is sponsoring my sister for visitor visa and providing accommodation for her. Property is jointly owned by him and his wife. Is there any need for a letter from his wife as well? Kind of accommodation and invitation letter. My brother-in-law has already written a sponsor letter. Can we take priority service for the long? अच्छा, पहले हम ऊपर के मैं जवाब दे दूं। बिल्कुल, अगर ब्रदर ने लिख दिया लेटर, देखिए हमेशा वैसे बेहतर होता है कि अगर प्रॉपर्टीज को ओन्ड तो दोनों लेटर लिखते हैं, लेकिन अगर ब्रदर ने भी लिखा है दैट शुड बी फाइन, बिकॉज ऑफ कोर्स उनका भी राइट है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि जी आई वांट द पिक्चर टू बी वेरी प्रिटी एंड नाइस कलर्स, तो फिर मैं बोलूँगा कि लाइट कलर यूज़ करें। इन अदर वर्ड्स, प्लीज़ आप सिस्टर से भी लेटर को को साइन करा लें, बिकॉज शी इज़ को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर किसी वजह से नहीं होता, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इनविटेशन लेटर इज़ फाइन, कोई घबराने की बात नहीं है उसके अंदर। और आपने बोला लॉन्ग रेजिडेंस का प्रायोरिटी सर्विस है या नहीं, तो ऑफ कोर्स मैंने अभी किसी को बताया कि लॉन्ग रेजिडेंस की प्रायोरिटी सर्विस है। 1258-59 पे आप लॉग इन करें तो लॉन्ग रेजिडेंस की प्रायोरिटी सर्विस आपको मिल जाएगी। तो लेट्स टेक अ कॉलर एज वेल इन बिटवीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं बिल्कुल खैरियत से। बताएं, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं ना अपनी मिसेस का स्पाउस वीजा अप्लाई करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान से ना। जी भाई। तो सर, अब बेसिकली तकरीबन डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। एक क्वेश्चन जो है बार बार थोड़ा तंग कर रहा है मुझे, असल में HMRC वालों के साथ जो ताल्लुकात है ना वो अच्छे कोई नहीं है। थोड़ा उनका कोई ओवर पैसे जो मैं जो देने थे टैक्स के, थोड़ा से वो पेंडिंग पे जा रहे हैं। तो उनसे मेरी बात हुई है, मैंने एक ना पेमेंट प्लान बना लिया हुआ है उनके साथ, जो वो मेरे अकाउंट में से अपने जो अमाउंट है वो लेते रहते हैं। और मजीद भी मैंने टैक्स भी ज़ाहिर है 29,000 के हिसाब से ना वो भी फाइन करती है, तो उसका भी टैक्स ज़ाहिर आ गया है बीच में। तो ये बताएं कि इस चीज़ का कोई एडवर्स इफेक्ट मेरी एप्लीकेशन के ऊपर होगा, क्योंकि पेमेंट प्लान इन प्लेस है। इस तरह का कुछ भी नहीं है कि मैं मतलब उनको पेमेंट मेरी मिसिंग नहीं है, मतलब इन सेंस के जो आप पेमेंट प्लान बना है उसके मुताबिक आगे ठीक है। मामला थोड़े से पीछे थोड़ा सा मान है हिस्ट्री में, तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट अगर हो तो प्लीज वो थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन मुझे कंसर्न कर रहा था। नो प्रॉब्लम भाई, नो प्रॉब्लम। थैंक यू भाई। भाई। देखें, अपेंडिक्स FM में ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने जो HMRC को आप टैक्स ओ करते हैं वो पूरा पेड अप हो। वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें अपनी टैक्स की स्टेटमेंट दे दें, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। वहाँ ये बिल्कुल नहीं लिखा कि जी मस्ट बी फुली पेड। तो मेरी नज़र में दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अगर होम ऑफिस उसको कोई इशू रेज करता है तो आई थिंक दैट कुड बी वेरी विग्रेसली चैलेंज्ड, बिकॉज इमिग्रेशन रूल के अंदर ये नहीं लिखा हुआ दैट टैक्स हैज टू बी पेड, उसमें वो सिर्फ स्टेटमेंट मांगते हैं। आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आई नो जब मैं इनका जवाब सुन रहा था देयर वाज समबडी हु वाज ट्राइंग टू कॉल, बट माय अपॉलॉजीज, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि मैं उठाऊं ना कॉल व्हेन आई एम आंसरिंग समबडी। तो आई थिंक मैंने आर्यान का जवाब दिया था। जमील पे आने से पहले दिस पर्सन हैज बीन कॉलिंग, मैं इनकी कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी लास्ट टाइम बहुत बार बात कर चुका हूं मैं आपको। सॉरी भाई। जी सर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी सर, मेरे को ये मैं भी ह्यूमन राइट्स पे हूँ। मैं काफी टाइम बात कर चुका हूँ आपसे। तो ह्यूमन राइट्स से भी मेरी एप्लीकेशन डाल के 1 मंथ हुआ सर। तो ये कितना टाइम लेंगे सर ये लोग जवाब देने के लिए? क्योंकि मैं स्टूडेंट डिपेंडेंट हूँ
मैं स्किल वर्कर पे जाना चाह रहा हूँ सर, तो ये पॉसिबल है कि मैं ह्यूमन राइट्स की फाइल के बिहाफ पे जैसे मैं स्किल वर्कर पे जा सकता हूँ? तो इसके बारे में कुछ, और ये और एक भी सर ये बात ठीक है, अगर इनकेस ह्यूमन राइट्स का डिसीजन ले लिए तो उसके बाद अगर मैं उसके बाद स्किल वर्कर पे चेंज कर सकता हूँ सर, या नहीं ऑप्शन रहेगा या नहीं रहेगा, ये मालूम करना था मेरे ओके सर, मैं अर्ज कर देता हूँ। को। जी सर, थैंक यू। देखिए, स्किल्ड वर्कर के वन ऑफ द की कंडीशन है कि आपने ओवर स्टे नहीं किया मोर देन 14 डेज। तो अगर आप स्टूडेंट डिपेंडेंट थे और आपने इन टाइम ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डाली है, बेशक आपका वीज़ा ख़त्म भी हो गया, तो कानून ये कहता है कि 3C आपकी चल रही है। तो अगर अब आपको कोई एम्प्लॉयर पोटेंशियल आपको कॉस्ट दे देता है, तो आप उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करके नई एप्लीकेशन डाल सकते हैं वेरी करके स्किल्ड वर्कर वीज़े की। अगर आपके प्राइवेट लाइफ का वीज़ा चली जा रहा है, रिफ्यूज़ होता है, राइट ऑफ अपील आपको मिलती है और आप कोर्ट में जाके केस लड़ते हैं और आप वो भी हार जाते हैं और आप अपीलें कर रहे हैं, तो सारी बात है अंडर सेक्शन 3C आपकी सारी लीव कंटिन्यूड है। जब आपकी सारी अपील राइट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगी, तो फिर भी 14 डे के अंदर अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा करें, तो एटलीस्ट रेजिडेंशियल इमिग्रेशन स्टेटस रिक्वायरमेंट है स्किल्ड वर्कर वीज़े की, वो आप फुलफिल कर रहे हैं। हाँ, बाकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी स्किल्ड वर्कर पे आपको फुलफिल करनी है, मीनिंग आपकी जॉब स्किल एंड सैलरी की जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो इमिग्रेशन स्टेटस वाली बात है वो फिर भी फुलफिल हो जाएगी। तो इट इज़ ऑल अबाउट द टाइमिंग, इट इज़ ऑल अबाउट कि जो आपने ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डाली है वो इन टाइम डाली हुई है। सो देन यू टेक इट फ्रॉम देयर। हम अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हेलो सर, हेलो तारिक सर। हेलो जी। तारिक सर, मैं ये अपने भाई के बारे में पूछना था जी। जी उसको है जी 20 साल हो गए, उसका हमने 20 साल का केस लगा है, 3 महीने हो गए हैं केस लगे को। जी जी तो हाँ जी, अब जो उसकी चलते है वो कैनेडियन पीआर वो जहाँ पर आई हुई है मैरिज वीजा लेकर के, क्योंकि वो ज्यादा वेट नहीं करते, तो क्या हम उसकी मैरिज अप्लाई कर सकते हैं इस समय जब उसका केस चल रहा है? यानी फियांसे कौन से वीज़े पे आई हैं? मैरिज वीजा जो उसने लिया है अभी, वो कैनेडियन पीआर है, उसके बाद कनाडा की पीआर, और आफ्टर मैरिज इसने मेरे भाई ने हम हो जाना है। ओके, मैं अर्ज कर देता हूँ। थैंक यू आपकी कॉल का। देखें, होता ये है कि जब आप काउंसिल में जाते हैं शादी अपनी रजिस्टर करने के लिए, तो काउंसिल वाले कहते हैं हमें अपना वैलिड पासपोर्ट दे दें। वीज़ा नहीं मांगते, वैलिड पासपोर्ट मांगते हैं। तो अगर आपके भाई के पास वैलिड पासपोर्ट है उनका, तो बिल्कुल वो काउंसिल में जाके अपनी शादी को रजिस्टर करवा सकते हैं, बिकॉज आपने कहा उनकी फियांसे ऑलरेडी मैरिज विजिटर वीज़े पे आई हुई है और होम ऑफिस से वो वेरीफाई करेंगे, और क्योंकि उनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग है, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि होम ऑफिस वाले उनकी मैरिज की परमिशन उनको दे देंगे। जो वायद हिंड्रेंस उनको मैरिज की रजिस्ट्रेशन में हो सकती है वो है कि उनके पास उनका पासपोर्ट है या नहीं। अगर उनका पासपोर्ट होम ऑफिस में जमा हो गया है, तो फिर वो होम ऑफिस को कांटेक्ट करके कह सकते हैं कि जी मैं शादी करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरे पासपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी डायरेक्ट इस रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करा दें या मुझे भेज दें। होम ऑफिस करता है ये कभी कभी, बट मोस्टली दे आर वेरी हेल्पफुल। तो ये तरीका है इसको करने का। और अगर वो पासपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी होम ऑफिस या उनका अपना पासपोर्ट अगर उनके पास है वैलिड वो है, तो बिल्कुल वो शादी कर सकते हैं। अगले कॉलर की तरफ चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अगले कॉलर की तरफ चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारिक भाई, मैंने ये पूछना था, 2 क्वेश्चन थे मेरे। एक तो मैंने असल में नेशनैलिटी का पूछना था कि मैंने नवंबर में जो है ना नेशनैलिटी अप्लाई करनी है, तो मेरा वो आपने लास्ट टाइम 1-2 दफ़ा बात हुई थी, तो आपने कहा था जो ओवर स्टे पीरियड है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो एक तो ये पूछा था कि उसके लिए हमें कवरिंग लेटर लगाना पड़ेगा या कुछ इस तरह, और दूसरा ये था कि सर अगर उस पीरियड के दौरान जो है अगर हम ट्रैवल करते हैं कहीं, फॉर एग्जांपल उम्रे के लिए जाते हैं या इस तरह हॉलीडेज पे जाते हैं इधर, तो वो हम क्या उस दौरान अगर मैं जमा करा दूं फिंगरप्रिंट्स दे के तो जा सकता हूँ या नहीं जा सकता? एक क्वेश्चन ये था, और बस ये पूछना था आपसे। थैंक यू जी। देखिए, जहाँ तक बात आती है कि आपने कवरिंग लेटर में मेंशन करना है, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एप्लीकेशन के अंदर या अलग से कवरिंग लेटर में मेंशन कर दें। लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो ये होम ऑफिस की पॉलिसी है, तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को वो पिक करेंगे। अगर आपके पास इनडेफिनेट है और आपने नेशनैलिटी डाली है, बिल्कुल आप उस पीरियड में ट्रैवल कर सकते हैं। बेहतर होता है थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि इन केस अगर उन्होंने कोई इंक्वायरी आपसे की तो एटलीस्ट यू आर एबल टू आंसर दैट वेरी क्विकली। क्योंकि अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा टिल यू कम बैक, तो फिर आपकी शायद एप्लीकेशन क्यू में
नीचे की तरफ चली जाए। लेकिन इफ़ यू हैव टू ट्रैवल, इट्स इंपॉर्टेंट, इंडेफिनिट आपके पास है, ऑब्वियसली उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। बट इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी नेशनलिटी एप्लीकेशन में अगर वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ मांग रही है और आप मुल्क में ही नहीं है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो एक लिमिटेड टाइम देते हैं फॉर यू टू टेक एक्शन ऑन दैट। अब मुझे थोड़ा सा आप मौका दें, मैं थोड़ी सी और थोड़े से चैट्स पढ़ लूँ, देन आई विल कम बैक टू द टेलीफोन कॉल्स। ताहिर जमील भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम ताहिर भाई। माय वाइफ अप्लाई indefinite, ILR is indefinite, 28 days before the on 5th of July. Universal credit will continue or not, and how long will refugee indefinite process to takes place? Thanks. यूनिवर्सल क्रेडिट का तो मैं काम नहीं करता, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन आई डोंट नो व्हाई डू यू थिंक कि अगर वो इनडेफिनेट अप्लाई करिए तो यूनिवर्सल क्रेडिट रुक जाएगा। उसकी लॉजिक क्या है मुझे नहीं पता। आई डू अपोलोजाइज बिकॉज एलिजिबिलिटी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी मिल रहा है यूनिवर्सल क्रेडिट, तो मुझे नहीं पता व्हाई डू यू थिंक कि अगर उन्होंने इनडेफिनेट अप्लाई किया यूनिवर्सल क्रेडिट रुक जाएगा। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए कन्फ्यूजन है। वैसे मैं क्योंकि बेनिफिट्स का काम नहीं करता तो आई कांट से एलिजिबिलिटी क्या, लेकिन रुकना नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज आपने एप्लीकेशन डाली है। और बिल्कुल मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि तारिक भाई रेफ्यूजी स्टेटस का इनडेफिनेट कितना आजकल टाइम लग रहा है, तो मैं उनको बोल रहा हूँ 6 to 7 months। और मुझे आगे से वो यही बोलते हैं, तारिक भाई हम फ़लाँ बंदे को जानते हैं, उनका 1 हफ्ते में आ गया। तो मैं उनको कहता हूँ जी मुझे वो वक्त भी याद है कि हम जब अप्लाई करते थे 10 मिनट में आ जाता था लिटरली, या कभी कभी जब तक बंदा गाड़ी में के पास जाता था आ जाता था, लेकिन आजकल टाइम लग रहा है। तो 4 to 5 month का पीरियड, 6 month का पीरियड आप रखें कि अगर आपने रेफ्यूजी प्रोटेक्शन सेटलमेंट डाली है। जमील भाई आपका जो सेकंड सवाल है वो है, सेकंड क्वेश्चन है, रेफ्यूजी गेट मैरिड, इट्स बैड इम्पैक्ट ऑन इनडेफिनेट एप्लीकेशन, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए जी, वो बड़ा डिपेंड करता है कि आपने रेफ्यूजी स्टेटस किस बात के ऊपर लिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी ने LGBTQ के ऊपर रेफ्यूजी स्टेटस लिया कि जी मैं गे हूँ, उन्होंने ये नहीं बोला मैं बायसेक्चुअल हूँ, और वो शादी कर लेते हैं, देन ऑफ कोर्स इट्स अ प्रॉब्लम कि जी आपने तो कहा था आप गे हैं और आपने शादी कर ली है। इस तरह अक्सर जो पाकिस्तान की सिंगल वुमन होती हैं वो ऑस्ट्रेसाइज बेसिस पे या डोमेस्टिक वायलेंस या इस बेसिस पे क्या मैं सिंगल वुमन असाइलम लेते हैं, तो जाहिर बात है अगर उनकी शादी हो जाती है रेफ्यूजी स्टेटस के दौरान, दैट्स अ सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, जिससे फिर रेफ्यूजी स्टेटस रिवोक हो सकता है। तो होम ऑफिस ने भी ये बोला हुआ है कि आप ये जो 5 साल आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस होता है, इसमें हम पूरी तरीके से मॉनिटर करेंगे और आपने हमें बताना है अगर आपके कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं, बिकॉज अगर आपकी सिचुएशन चेंज हो गई है रेफ्यूजी स्टेटस वाली, तो वी कैन रिवोक योर रेफ्यूजी स्टेटस। ये तो होम ऑफिस ने अपनी पॉलिसी में भी बोला हुआ है। तो बिल्कुल इस बात का इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने रेफ्यूजी स्टेटस किस बात पे लिया था। तो बिल्कुल इम्पैक्ट उस सूरत में पड़ेगा जो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे दिए। Aryan लिखते हैं अगेन, in the recent visa emails, Home Office is instructing to dispose of the old or expired BRPs. Do we still need to send them back to Home Office or should we dispose of them, as Home Office said? Thank you, sir. Sir, normally Home Office कहता है कि हमारा returns का उनका PO box है, आपको उसमें हमेशा भेजना चाहिए अपना BRP डिस्पोज करके, मीनिंग काट वूट के। तो प्लीज़ आप होम ऑफिस को उनका एक रिटर्न्स का PO बॉक्स नंबर है जो BRPs के लिए, तो जो आपके BRPs ख़त्म हो गए हैं आपको होम ऑफिस को वापस भेजने चाहिए। सागिर लिखते, मैं कॉल ले लूं फिर मैं सागिर भाई की बात सुनता हूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन हैं। जी जी बिल्कुल पूछिए। कि हमें यहाँ पे आए हुए 6 साल हो गए हैं। 2018 में हम आए थे, हमने साइलम किया था, स्टेट वही आ गई। तो अभी मुझे पूछना है कि मेरे बच्चों को 7 साल कंप्लीट होते हैं अगले साल। 4 मेरे बच्चे हैं जिनको 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर जुलाई में। तो मुझे पता चला था अगर हमें फी वेवर भी अप्लाई करना है तो हमें कब अप्लाई करना चाहिए। और सेकंड सवाल ये है कि मेरा एक बेबी यहीं पे बोर्न हुआ था, वो 5 इयर्स का हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो क्या जब मैं बाकियों के लिए अप्लाई करूंगी अपने 4 बच्चों के लिए, तो मैं इसका भी साथ अप्लाई करूंगी या इसका मैं 7 ईयर होने पे इसका मैं अप्लाई करूंगी? तो इसका कौन सा मैं अप्लाई करूंगी जो यहाँ पे बोर्न हुआ है? ऑलराइट मैम, मैं अर्ज कर देता हूँ। ठीक है मैम, पहली तो बात है आपने कहा कि नेक्स्ट ईयर आपके 7 इयर्स पूरे हो जाएंगे। तो जब आपके 7 इयर्स पूरे हो जाएंगे, जारी बात है आपके पास 2 ऑप्शंस हैं अप्लाई करने का। एक ऑप्शन तो ये कि आप FLRFP एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जो आपको पता है बड़ी एक्सपेंसिव है, तो लॉट ऑफ पीपल गो फॉर फी वेवर। तो फी वेवर मेरे ख्याल से अगर आप 1.5 महीना पहले अप्लाई करें दैट्स फाइन, बिकॉज जब एक दफ़ा फी वेवर का
कोड आ जाता है, होपफुली आपको फी वेवर मिल जाए, तो वो फिर 10 वर्किंग डेज में आपको अप्लाई करना पड़ता है। एंड व्हाट यू वांट टू मेक श्योर कि टाइमिंग ऐसी है कि ये ना 7 ईयर से कम पीरियड और आप अप्लाई करें। तो अबाउट 6 वीक बिफोर 5 वीक बिफोर दी 7 ईयर पीरियड आपका एक्सपायर होने लगे, यू डू दी फी वेवर एप्लीकेशन। वो एक बेहतर आप समझ लें टाइमिंग है। अब तो मैं लोगों को ये भी कहता हूँ जिन्होंने असाइलम किया कि इंस्टेड ऑफ डूइंग द फी वेवर एप्लीकेशन, आप डायरेक्ट लिवरपूल में जब 7 साल बच्चों के पूरे हो जाएं फ्रेश क्लेम जाके जमा करा दें। इन द पास्ट लोग लिवरपूल इसलिए नहीं जाते थे, वहाँ 1.5 साल 1 साल लगता था डिसीजन में, और FLRFP एप्लीकेशन का 6 महीने में 4 महीने में जवाब आ जाता था। अब FLRFP एप्लीकेशन में भी साल सवा साल लग रहा है, तो इट्स द सेम थिंग। तो आई थिंक व्हाट द डिसीजन यू हैव टू मेक नेक्स्ट ईयर इज़ कि आया मैं फ्रेश क्लेम डाल लूँ लिवरपूल जाके, क्योंकि वो में साल लगना है, या मैं फिर 1.5 महीना पहले फी वेवर डाल के FLRFP भर लूँ। सो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। जहाँ तक बात है उस बच्चे की जो यहाँ पैदा हुआ है, आप बिल्कुल उसको एज ए डिपेंडेंट अपने साथ कर लें ताकि कम से कम उसको 2.5 साल का वीज़ा मिल जाए, और जब वो 7 साल का होगा आप इंडेफिनेट उसका अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उस इंडेफिनेट में कोई फ़ी वेवर नहीं है, तो अगर आपके माली हालात अभी इजाज़त नहीं देते उसका इंडेफिनेट डालने की, तो एटलीस्ट उसके पास वीज़ा होगा कि अगर आप कल ट्रैवल करना चाहते हैं यू कैन एटलीस्ट ट्रैवल। क्योंकि जो इनडेफिनेट एप्लीकेशन है जो वो एलिजिबल होगा जब वो ईयर 7 का होगा, वो फ़ी वेवर के साथ नहीं है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली उस बच्चे को इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि आप लोगों के साथ फैमिली यूनिट के तौर पे अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू देन डिसाइड टू ट्रैवल अगले 1 साल के अंदर हालात आपके अल्लाह करे बेहतर हो, तो एटलीस्ट यू कैन ऑल ट्रैवल। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम तारिक भाई, सिंपल सा सवाल है। दिसंबर में PRP कार्ड एज यू नो खत्म कर रहे हैं, वो ऑनलाइन एवरीथिंग होगा जी। तो हमने सबमिट करा दिया है जो भी उन्होंने कहा था इंफॉर्मेशन, लेकिन कोई हमको उसके बाद कोई ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस कुछ भी नहीं आया। हाउ वुड वी नो कि वो हो गया है और अगला क्या प्रोसेस होगा? थैंक यू। थैंक यू। देखिए जी, एक बात मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बोलता हूँ कि कल किसी का मैंने ई वीज़ा अप्लाई किया और 2 घंटे के बाद उनका ई वीज़ा लाइव हो गया। और कुछ लोगों के हमने ई वीज़े अप्लाई किए हैं 3-3 महीने हो गए हैं, उनको एक्सटेंडेड ईमेल आई थी जब हमने ई वीज़ा अप्लाई किया कि जी अब हम आपका अकाउंट लिंक करेंगे, और जैसे ही आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा वी लेट यू नो। और 3 महीने हो गए अकाउंट ही लिंक नहीं हुआ। तो यकीन करें मेरे पास इसका आंसर नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों कल हमने किसी का किया एंड लिटरली 2 घंटे बाद उनका ई वीज़ा अकाउंट नज़र आ रहा है, और किसी का वो कह रहे हैं कि जी अभी हम टाइम लेंगे, और मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि 3 to 4 मंथ लगेंगे। तो आपका सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन यकीन करें किसी को भी इसका जवाब नहीं आता। सो मेरी नज़र में बी पेशेंट। होम ऑफिस को पता है कि लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होने लगी है, बिकॉज एक तो मुझे ज़्यादा डर ये है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक उनको एहसास नहीं है कि 31 दिसंबर से पहले उन्होंने ई वीज़ा अप्लाई करना है। आई एम टेलिंग यू, ऐसे लोग हैं, मेरे दफ्तर में हर दूसरे दिन कोई ना कोई आके मुझसे पूछता है। तो आई नो दे आर सच पीपल। तो आई डू नॉट नो क्या होगा, बिकॉज अभी कोर्ट ऑफ अपील ने भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होम ऑफिस को बोली है कि जी शेयर कोड अब उनका दे देते हैं जिनके पास वैलिड BRP है, लेकिन जिनके BRP एक्सपायर हो गए, उन्होंने एप्लीकेशंस डाली हुई और आप 1-1 साल लेते हैं एप्लीकेशन के अंदर, वो तो शेयर कोड ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप जाके इस चीज़ को करेक्ट करें। अभी तक होम ऑफिस ने उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि होम ऑफिस विल एड्रेस, जिनमें से एक चीज़ ये है कि लोगों को इस तरह ई वीज़ा के ऊपर पेंडिंग ना करें, जितना जल्दी हो सकता है उनका ई वीज़ा रिजॉल्व करें। एंड आई एम होपफुल कि कोई ऐसा वो प्रोसीजर निकालें कि जो लोग जिन्होंने अप्लाई किया और उनका BRP कार्ड एक्सपायर हो गया है, वो शेयर कोड इशू ही नहीं कर सकते। उनका एम्प्लॉयर फिर उनको हरास करता है कि जी, तंग करता है कि जी मुझे शेयर कोड दे दे। तो आई एम होपिंग कि होम ऑफिस इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करेगा। आई एम प्रिटी श्योर होम ऑफिस इज सच अ गुड, मतलब उनका एम यही होता है कि वो मदद करें लोगों की। तो आई एम श्योर कि दे विल रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज फॉर यू। ओके जी, सागर भाई लिखते हैं, सागर लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम सागर, होप यू मस्ट बी इन गुड हेल्थ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम, थैंक यू। अभी मैंने अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराया, बट आई एम अज्यूमिंग आई एम। माय फ्रेंड हैज B1 लिसनिंग एंड स्पीकिंग सर्टिफिकेट इशूड ऑन 10/2021, कैन शी यूज दिस फॉर नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन नाउ? मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखें पहली तो बात है उनको वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे सर्टिफिकेट चेक करना पड़ेगा कि उनको इशू कहाँ से हुआ है, अवॉर्डिंग बॉडी कौन सी है, बिकॉज कानून ये कहता है कि नॉर्मली जो ये सर्टिफिकेट है ये 2 साल के लिए वैलिड है, और उसके बाद अगर आपने इनडेफिनेट पे कोई सर्टिफिकेट यूज़ किया है वो नेशनलाइजेशन के वक्त भी यूज़ हो सकता है अगर वो अवॉर्डिंग बॉडी हमने रिवोक नहीं की।
वो अभी भी हमारे सिस्टम पे है. सो आई कांट से एनीथिंग जब तक मैं देख ना लूँ कि उन्होंने किस बेसिस पे किया. येस, देयर इज़ अ स्मॉल एलिमेंट इन इमिग्रेशन रूल कि जी अगर हमने कोई इंग्लिश टेस्ट आपका प्रीवियस एप्लीकेशन में एक्सेप्ट किया तो हम अभी भी एक्सेप्ट करेंगे, बट लेट्स नॉट गो देयर जब तक मैं आपका सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से देख ना लूँ कि कौन सी बॉडी बॉडी वन ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है. बट इन थ्योरी इट्स बेटर टू डू व्हेन इन डाउट. बेहतर है आप नया कर लें, बट आई कांट मेक एनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता बिकॉज मैंने उनका सर्टिफिकेट देखा नहीं है. सागर भाई लिखते हैं, तारिक, माई फ्रेंड होल्डिंग प्री सेटल स्टेटस ऑन द इंडियन पासपोर्ट अंडर अपेंडिक्स EU under sponsorship. Now her sponsor passed away and she completed 5 years. How can she settle status without sponsor? वो डिपेंड करता है कि उनकी रिलेशनशिप क्या थी स्पॉन्सर के साथ, एंड देन ऑब्वियसली वो फिर उसी हिसाब से अपनी एप्लीकेशन डालेंगी. बिकॉज देखें, अभी एक बहुत बड़ा अपेंडिक्स EU के साथ पंडोरा बॉक्स खुलने लगा है जो मुझे नजर आ रहा है. अपेंडिक्स EU अगर आपको याद हो जब ये निकला भी था तो मैंने कहा था कि मुझे थोड़ी सी इसकी वर्डिंग ऑड लगती है सर्टेन केसेस के अंदर. आई थिंक इसकी काफ़ी आगे जाके लिटिगेशन होगी जो कि काफ़ी हद तक कोई विड्रॉल एग्रीमेंट के थ्रू, मैंने भी बड़े उसके केसेस किए, फिर हाई कोर्ट ने कहा जी विड्रॉल एग्रीमेंट हेल्प नहीं कर सकता. आई मीन देयर वाज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन इट. अब रिसेंटली जो एक चीज़ मुझे पता चली है वो ये हुई है कि जी आपको याद हो कि होम ऑफिस ने ऐलान किया था कि जी हम ऑटोमेटिकली आपको 2 साल की एक्सटेंशन दे देंगे. फिर होम ऑफिस ने ऐलान किया, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास प्री सेटल स्टेटस है, कि जी हम आपको ऑटोमेटिकली 2 साल की एक्सटेंशन दे देंगे. फिर होम ऑफिस ने ऐलान किया जी हम आपको ऑटोमेटिकली 5 साल की एक्सटेंशन दे देंगे, और जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे आप अप्लाई करें हम आपको इंडेफिनिट दे देंगे. फिर उन्होंने यहाँ तक बोला जी आप अप्लाई ना करें हम आपको इंडेफिनिट दे देंगे. पता नहीं ये कहाँ मैंने पढ़ा था, लेकिन होम ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं था. लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे ये था कि जी अगर आप अप्लाई करेंगे हम आपको इंडेफिनिट दे देंगे. लेकिन अगर आप अपेंडिक्स EU के कानून पढ़ें तो उसमें क्लियरली बोला गया है कि आपने अपनी सारी कंडीशन जो अपेंडिक्स EU की है वो मीट करनी है. तो एक तरफ इस तरह बोल रहे हैं कि जी हम कुछ वेरीफाई नहीं करेंगे, और एक तरफ इस तरह बोल रहे हैं कि जी आपको सारी कंडीशंस मीट करनी पड़ेगी. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो क्या इसके साथ करते हैं. लेकिन ऑफ कोर्स शी कैन अप्लाई फॉर सेटलमेंट, लेकिन सब्जेक्टिवली मुझे ये देखना पड़ेगा कि उनकी क्या रिलेशनशिप थी अपने स्पॉन्सर के साथ, उनका स्टेटस क्या था, ही और शी वाज लिविंग हियर, वो अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे थे, उनके पास इंडेफिनिट था या नहीं था बिफोर द अग्रीमेंट. ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, देन ऑब्वियसली वन कैन असेस. सो इन थ्योरी इट्स वर्केबल, लेकिन कागजात पढ़े बगैर सागर भाई नोबडी कैन से कि हाँ जी आप अप्लाई कर दें और आपको मिल जाएगा. देयर आर फ्यू थिंग्स वन हैज़ टू चेक. वर्ल्ड फूड्स लिखते हैं, आई एम 10-year route, आफ्टर 9 years I apply 1 year extension और 2.5 year extension. वर्ल्ड फूड्स अनफॉर्चुनेटली 1 year की कोई एक्सटेंशन नहीं है, यू हैव टू अप्लाई 2.5 year extension. एंड जारी बात है जब 2.5 year एक्सटेंशन करेंगे उसका 1 साल जब गुजर जाएगा, आपका 10 years पूरे हो गए, तो इमीडिएटली हर कोई चाहेगा कि आप लॉ इंडेफिनेट अपना ले लें. तो येस वो थोड़ा सा आपके लिए सिचुएशन है कि जी मेरा 1 साल मुझे चाहिए बट देयर इज़ नो वीज़ा फॉर 1 year. आपको 2.5 year का ही मिलेगा प्राइवेट लाइफ के ऊपर, बिकॉज दैट इज़ द पीरियड ऑफ द वीज़ा. सागर भाई आई नो आप वो बात पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने पढ़ लिया, आपने नीचे जो लिखा है, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहता सागर, बिकॉज आई वांट टू आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द स्पॉन्सर, एंड वो एक ऐसी चीज़ हो जाएगी देन आई गो इनटू वेरी स्पेसिफिक्स. और शो के अंदर सागर भाई मैं स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर नहीं जा सकता. शो का फॉर्मेट है कि मैं इमिग्रेशन न्यूज़ को डिस्कस करें और मैं आपको इंफॉर्मेशन दूँ इमिग्रेशन न्यूज़ के बारे में और आजकल क्या हो रहा है इमिग्रेशन के अंदर. स्पेसिफिक केस की अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए तो प्लीज़ आपको फिर अपॉइंटमेंट बुक करके प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा. और मैं इसलिए भी इसका जवाब नहीं देना चाहता, मैंने पढ़ लिया क्योंकि 1-2 चीज़ें मैंने पूछनी है उसके बारे में, एंड आई डोंट थिंक ये चैट इज़ अ फॉर्मेट कि मैं उतनी पर्सनल चीज़ें आपसे पूछूं एंड देन वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी कि आप ये चाह रहे हैं कि आपको क्लियरली पता चले कि राइट क्या है, लेकिन उसके लिए देन आई हैव टू आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ये ऐसी चीज़ नहीं कि मैंने 2 या 5 मिनट बोल के आपको इन्फॉर्मेशन दे दी एंड यू वुड क्वालिफाई. उसके लिए बड़े स्पेसिफिक सवाल मुझे पूछने पड़ेंगे. अपॉलॉजीज. तो इसलिए मैं सागर भाई ये बात इग्नोर कर रहा हूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट. राशिद इकबाल लिखते हैं, डियर सर, माई GR केस पेपर परमिशन was refused in upper tribunal. We apply renewal consideration application upper tribunal. Any chance I can get permission in upper tribunal? Please reply me. Thank you, sir. देखिए राशिद भाई, ये बड़ी कॉमन चीज़ होती है कि पहले आप पेपर एप्लीकेशन डालते हैं और अगर पेपर एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ हो जाए, यू कैन आस्क फॉर उसी एप्लीकेशन की
ओरल कंसिडरेशन, यानी कि आप ओरली वही एप्लीकेशन मेक करते हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता कि कभी कभी ये बिल्कुल होता है कि आपकी पेपर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होगी है लेकिन जो ओरल एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगी है, लेकिन ये बड़ा मैटर करता है मेरिट ऑफ द केस के ऊपर। कभी कभी तो मुझे खुद नज़र आता है जी केस में कोई मेरिट ही नहीं है, आप चाहे पेपर डालें चाहे ओरल डालें, यू विल नॉट विन। तो क्योंकि मैंने आपके कागजात नहीं पढ़े राशिद भाई, आई कैन नॉट टर्न अराउंड एंड से हाँ जी आपको ओरल के ऊपर परमिशन मिल सकती है। कौन से कि आपका केस आर्ग्यूबल है भी या नहीं है। एंड ऑफ कोर्स इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि ये ज़रूर होता है कि कभी कभी पेपर पे परमिशन नहीं मिलती लेकिन ओरल पे मिल जाती है। तो ये ना समझें कि पेपर पे ना मिली तो ओरल पे नहीं मिलेगी, लेकिन मेरिट बड़ा मैटर करता है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने कागजात नहीं पता, मैं मेरिट के ऊपर बिल्कुल भी कंसिडरेशन नहीं दे सकता। नौरीन लिखते हैं सर माई AR सक्सेसफुल आफ्टर 17 months। अब ये देख लें जो लोग मुझे आज भी कॉल करे थे, हमारे AR को 8 महीने हो गए, ये देखें जी नौरीन ने बताया कि 17 months के बाद उनका AR सक्सेसफुल हुआ है। तो जो मैं लोगों को कहता था ना कि 1 साल सवा साल आजकल लग रहा है AR के अंदर, एंड रिसेंटली मैंने 1 year बोला था, दैट इज़ द रियलिस्टिक टाइम फ्रेम एट द मोमेंट फॉर ARs। तो अगर कोई भी AR का सोच रहा है इस चीज़ को कंसिडर करे। मैं ये भी नहीं कहता कि हर एप्लीकेशन के साथ कुछ जल्दी भी डिसाइड हो रही है, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि टाइम लगेगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के अंदर। तो उन्होंने लिखा है सर माई AR सक्सेसफुल आफ्टर 17 months, देन माई एप्लीकेशन वेंट अंडर कंसिडरेशन, आई डिड ऑनलाइन कंप्लेन फ्रॉम देयर वेबसाइट एंड दे रिप्लाई दे विल प्रोवाइड मी डिसीजन earliest opportunity, but now it's 4 month complete in reconsideration, no final decision made, total waiting period 21 months, what should I do, healthcare visa। देखिए नौरीन, अगर आपने कंप्लेन रेज करनी है तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप कंप्लेन रेज करते हैं, मैंडेटरी एक सर्टेन पीरियड के अंदर वो उस कंप्लेन का जवाब देते हैं। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट आंसर तो फिर आप पार्लियामेंट्री अम्बुड्समैन में कंप्लेन को रेज करती हैं। सो दैट कुड बी द वे फॉरवर्ड नौरीन फॉर यू, बिकॉज पेशेंस के अलावा आई थिंक दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन दैन गोइंग फॉर प्री एक्शन प्रोटोकॉल, बिकॉज उसमें कॉस्ट पड़ती है। शुएब मलिक लिखते हैं इस्लाम भाई आई जस्ट केम बैक फ्रॉम हॉलीडेज एंड डिडंट गेट एनी स्टैम्प ऑन माई पासपोर्ट, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम एंड अप्लाई माई indefinite लीव टू रिमेन। I didn't receive email from Home Office. I just create my UKVI account and linked e-visa, but not showing anything that I should do. Thanks, bye. देखिए जी पहली बात है शुएब, if you entered on a on a foreign, like अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं और आपको स्टैम्प नहीं लगी, देन प्लीज़ अगर आप होम ऑफिस एयरपोर्ट को फ़ोन करें, इन्फोर्समेंट ऑफिस को बोले मैं इस डेट को आया था, मुझे स्टैम्प नहीं लगी, एंड फाइंड आउट कि उसका क्या वजह है कि उन्होंने आपको स्टैम्प नहीं लगाई। जहाँ तक बात है आपकी UKVI का, आपने ई-वीज़ा अगर क्रिएट किया, तो मैंने पहले भी लोगों को बताया, अभी शो में मैं बोल रहा था कि अगर आप ई-वीज़ा क्रिएट करते हैं तो कभी कभी वो बोलते हैं वी लिंक द वीज़ा, हम आपको बता देंगे, एंड आई थिंक दैट इज़ अ 3 to 6 month वेटिंग पीरियड, और कुछ लोगों का 2 घंटे में आ रहा है। सो जस्ट बी पेशेंट विद दैट अगर होम ऑफिस ने नहीं किया। लेट्स टेक अ कॉलर नाउ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम तारिक भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र भाई, थैंक यू फॉर आस्किंग। जी मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि मुझे सिटीजनशिप मिल चुकी है, या लेकिन जो मेरा पहला पासपोर्ट है ना वो गुम हो गया था 10-12 साल तकरीबन, उसकी मैंने रिपोर्ट कराई थी तकरीबन 2014 में। तो अभी तो मेरे पास जो करंट पासपोर्ट है वो तो है, और उससे पहले जो एक था वो एक्सपायर हुआ था वो भी है। तो उसके लिए क्या मुझे करना चाहिए? उनको कुछ इसके बारे में बताएंगे कि मैं उनको लेटर लिख के भेजूं या और पुलिस रिपोर्ट साथ लगानी, या क्या करना होगा मुझे? थैंक यू जी। ये मेरा जवाब है। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मैं फोन पे सुन लूँ आपका जवाब। ओके मैं फ़ोन पे बता दूं। देखिए जी नॉर्मली होता है कि अगर आपका लॉस्ट या स्टोलन है, आइदर वे, चाहे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ब्रिटिश है, इट्स बेस्ट कि आप उसको पुलिस में रिपोर्ट कर दें, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दे एक्सपेक्ट, ताकि वो फिर रिपोर्ट आप साथ लगा दें अपने करंट पासपोर्ट की जो वैलिड वाला था, एंड देन यू अप्लाई। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, लेकिन हमेशा याद रखें कि रिपोर्ट ज़रूर करें अपने पासपोर्ट के साथ अगर कुछ हो गया, बिकॉज जब भी आप अपना नया पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, जो प्रीवियस आपका करंट पासपोर्ट था, दे वांट टू नो कि आपने उसको रिपोर्ट किया नहीं, ताकि वो फिर उसको कैंसिल कर दें। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये बात कर रहे हैं। जी जी बोलें। सर ऐसा पूछा था कि अगर आपकी जो होम ऑफिस की तरफ से ईमेल आती है ना, कि मतलब मैं कोर्ट से बेसिकली वीज़ा जीता था, तो उनकी मुझे तकरीबन 5-6 दिन पहले ईमेल आ गई है कि भाई जिस एड्रेस पे कार्ड शार्ड भेजना होता है जी 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 अपडेट वगैरह किया था। जी तो मैंने पूछा था कि नॉर्मली
उस ईमेल आने के बाद कितना जो है ना वो टाइम लग जाता है कि कार्ड आपको रिसीव हो जाए? एक तो ये, दूसरा ये कि इसमें मतलब है फिर जो ऑप्शन है, जो फैसिलिटीज होती हैं काम वगैरह करने की, आने जाने की, तो वो सारी मतलब है पाकिस्तान से आना या कहीं भी आप जा सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम से कोई ऐसा इश्यू नहीं होता? दूसरा ये कि 10 साल का जो रूट है वो 5 साल में कन्वर्ट हो सकता है, उसकी कोई ऑप्शंस क्या हैं या उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हैं, या 5 साल में कन्वर्ट हो जाए? ये 2-3 सवाल। थैंक यू भाई। देखें, जहाँ तक बात आती है कि अगर आपका अपील अलाउ होगी कि आप पाकिस्तान या इधर उधर जा सकते हैं, देखें अगर आपकी अपील रेफ्यूजी स्टेटस पे अलाउ हुई और आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया तो ज़ाहिर बात है आप अपनी उस कंट्री में तो नहीं जाएंगे ना जहाँ से आपको जान का ख़तरा है। लेकिन अगर आपकी ह्यूमन राइट अपील एक्सेप्ट हुई है तो बिल्कुल आप ट्रैवल करें। अलग बात है कि सर्टन कंट्रीज़ में अगर आप अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर या इंडियन पासपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं, दे रिक्वायर यू टू अटेन अ वीज़ा। जहाँ तक बात आता है 10 ईयर की, देखें वो प्राइवेट लाइफ वाले वीज़े, वो सारे फैमिली लाइफ वाले भी 10 ईयर पे, 5 ईयर वाले मेनली होते हैं स्पाउस वीज़े, अपेंडिक्स एफएम पे, सिंगल पेरेंट वाले वीज़े, एंड देन ऑफ कोर्स अगर आप स्किल्ड वर्कर पे चले जाएं। अदरवाइज नॉर्मली बाकी सारे प्राइवेट लाइफ पे 10 ईयर्स पे होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो मैं प्राइवेट लाइफ वीज़े को 5 ईयर पे कन्वर्ट कर लूँ, तो वो नहीं है, वो सिर्फ यंग एडल्ट्स के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है। यंग एडल्ट्स होते हैं जो 18 टू 25 के बीच में, एंड ऑफ कोर्स अपनी हाफ द लाइफ हो यहाँ गुजार लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो एक दो और कंडीशंस हैं वो मीट कर लें, तो बिल्कुल वो अपना यंग एडल्ट इंडेफिनिट 5 ईयर पे कर सकते हैं। अदरवाइज सारे 10 ईयर पे, अनलेस यू गेट मैरिड अपेंडिक्स एफएम पे और 5 ईयर रूट पे आ जाए, स्किल्ड वर्कर पे आ जाए 5 ईयर रूट पे, देन ऑब्वियसली इट्स 5 ईयर रूट। इजाज़ अहमद लिखते हैं सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और इजाज़ कह रहा हूँ, इम्तियाज़ अहमद, सलाम इम्तियाज़। Can I make my naturalization application 28 days before 1 year period complete? Thank you. I don't think naturalization में grace period है. I'll have to check that, but not to my best of knowledge. I know settlement में 28 day का grace period है. I do not remember कि naturalization में 28 days का grace period है. तो for now, unless I've checked that up, it's best to wait full 1 year. हामदा लिखती हैं सलाम तारिक भाई, वालेकुम अस्सलाम हामदा। I have asked 2 questions separately. Please can you answer? If somebody fulfills the financial requirement, can they apply for indefinite leave to remain after 3 years? अगर आप बात कर रही हैं हामदा अपेंडिक्स एफएम में, then no, they have to wait 5 years and then apply for indefinite, because ये कंडीशन है स्पाउस वीज़ा की, अगर आप स्पाउस वीज़ा की बात कर रही हैं। If indefinite is granted on a 3-year basis, can you apply for UK passport immediately? Do you have to wait 5 years are completed? देखिए जी, पहली बात है कि आप मोस्ट लाइकली 5 years पूरा करके अपना इंडेफिनेट लेंगे। जब आप इंडेफिनेट ले लेते हैं, इफ़ यू मैरिड टू अ ब्रिटिश स्पाउस, आप इमीडिएटली नेशनलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं, एंड इफ़ यू नॉट मैरिड टू अ ब्रिटिश स्पाउस, आपको 1 साल वेट करना पड़ता है, देन यू अप्लाई फॉर नेशनलाइजेशन। तो मुझे जो लगता है हामदा, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेच। आप क्यों 5 और 3 ईयर का जिक्र कर रही हैं? बिकॉज जब आप नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन करते हैं तो वो 5 ईयर रूल या 3 ईयर रूल पे होता है। उसका मतलब ये है कि अगर आपकी स्पाउस ब्रिटिश हैं तो आप नेशनलाइजेशन 3 ईयर रूल पे करते हैं, तो उसमें दे गो बैक 3 years एंड दे चेक कि आप 3 साल पहले इस मुल्क में थे एंड 270 days एक्सेट्रा एक्सेट्रा यू वर नॉट आउट ऑफ द कंट्रीज। और 5 ईयर रूल बाकी सारों पे अप्लाई होता है। तो मे बी दैट, आई एम अज्यूमिंग कि मे बी दैट्स व्हाई यू गॉट कंफ्यूज्ड, लेकिन इज ऑल 5 ईयर हामदा। अली खान लिखते हैं सलाम तारिक सर, वालेकुम अस्सलाम अली। After sending further documents for fee waiver, how long they take to decide? अली, अगर उन्होंने आपसे further documents मांगे, आपने जमा करा दिए, then it's very quick, because वो case worker ही है जो आपसे document मांगता है। That means आपकी file top of the pile आ गई है, then it'll be quickly अली। I'll be surprised if it takes more than 4 weeks afterwards. अब्दुल रहमान, आई नो कोई मुझे कॉल कर रहे हैं, आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट। मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा चैट्स को भी कंप्लीट कर लूँ, और अगर बीच में टाइम हुआ, आई कम बैक टू द टेलीफोन कॉल्स। अब्दुल रहमान लिखते हैं, आई एम ऑन स्किल्ड वर्कर वीजा, आई वाज ग्रांटेड वीजा 28 days लेस देन 5 years, हाउ कैन आई कंप्लीट 5 years सो आई कैन अप्लाई फॉर इंडेफिनिट? सिंपल अब्दुल, अपने आपको एम्प्लॉयर को बोलना पड़ेगा कि वो आपको 1 year का कॉस्ट इशू करके दे, ताकि आपका पीरियड पूरा हो जाए। दैट इज द बेस्ट वे, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको स्किल्ड वर्कर पे अपना पीरियड पूरा करना है।
अब एक और बात भी अब्दुल, आई हैव टू लुक एट योर पेपर वर्क के टेक्निकली स्किल्ड वर्कर में जो आखिरी 28 डेज हैं वो ग्रेस पीरियड भी काउंट होते हैं. इफ़ यू आर देन रिलाइंग कि जी मैं वो आखिरी 28 डेज को ग्रेस पीरियड पे काउंट करना चाहता हूँ, देन बिफोर डूइंग दैट मैं पर्सनली वुड लाइक टू सी ऑल द एक्यूरेट डेट्स ऑफ योर ग्रांट ऑफ वीज़ा बिफोर वी टेक दैट रिस्क. बिकॉज एक बात याद रखें, हमेशा एप्लीकेशन रिस्क फ्री करनी चाहिए. कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि आप रिस्क फ्री एप्लीकेशन करें. तो अगर आप ये कह रहे हैं नहीं जी मेरा कॉस्ट एम्प्लॉय नहीं देगा, एंड आई हैव टू रिलाई ऑन द फैक्ट कि 28 डेज ग्रेस पीरियड होते हैं, तो मेरे 28 डेज रह गए, मैं ग्रेस पीरियड में आता हूँ. बिफोर वी जंप इनटू दैट पूल आई नीड टू नो वेरी स्पेसिफिकली क्या डेट्स थी आपके वीज़ा की. एंड यू नो कभी कभी होता है आपकी नज़र में 5 साल पूरे नहीं हुए एंड आई एम सेइंग हो गए, सो वी हैव टू लुक इनटू ऑल दोस पेपर वर्क. तायरा राजपूत कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Ali Khan लिखते हैं any chance issuing visas? I heard Home Office not strict like before and they are mostly issuing visas on applications. Please explain. Not Ali यार, ये I don't know आपको किसने बोला है. अभी भी I think the Home Office is very strict. In fact मैं जब छुट्टियों पे था I was reading up कि Home Office ने अभी तक तो वही कमिटमेंट दी है कि जी स्किल्ड वर्कर को हम उसी तरह रखेंगे, स्टूडेंट के डिपेंडेंट को नहीं आने देंगे unless they are on PhD level. हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा सा उन्होंने फ्रीज़ लगा दिया है, जो बाद में भी मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट बढ़नी थी उसको फ्रीज़ कर दिया है, लेकिन प्रिटी मच एवरीथिंग एल्स दे आर फॉलोइंग जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, अभी तक उसी पैटर्न पे ये चल रहे हैं. मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट की जो इमीडिएट आप समझ लें फोकस है वो इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर है. ये जो आपको पता है व्हेन आई यूज द वर्ड इलीगल इमिग्रेशन, ये बात करते हैं ज़्यादातर जो लोग बोट्स पे आ रहे हैं, बिकॉज उसको बहुत मीडिया कवरेज मिल रही है एंड आई थिंक द होम ऑफिस एंड द गवर्नमेंट वांट्स टू टैकल दैट फर्स्ट. तो आई थिंक इनका सारा फोकस उस तरफ इस वक्त लगा हुआ है. आई कैन सी कि जब वो चीज़ें वो सेटल कर लेंगे दे विल कम बैक टू पॉइंट बेस्ड सिस्टम एंड दे विल कम बैक टू ये जो हमारे वर्क वीज़ाज एंड ट्राई टू पुट अ स्टैम्प ऑन इट. बिकॉज देखें एक बात तो ख्याल रखें, मैं आपको गारंटी से मेरी नजर अगेन मैं गारंटी इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा भी बड़ा एक्सपीरियंस है, लेट्स नॉट यूज द वर्ड गारंटी, लेकिन मुझे लग रहा है एक चीज़ होगी कि द लेबर गवर्नमेंट हैज़ टू पुट देयर ओन स्टैम्प ऑन इमिग्रेशन. देखिए ना, इमिग्रेशन इज़ वन ऑफ द की कोर टॉपिक्स जब भी आपका वीज़ा जब भी आपका इलेक्शन होता है. 5 साल इनकी गवर्नमेंट है, दे हैव टू पुट द स्टैम्प ऑन इमिग्रेशन. सो अभी क्योंकि दे आर बिट बिजी विद अदर थिंग्स, दे विल कम अ टाइम कि जो बाकी सारी इमिग्रेशन है, स्किल्ड वर्कर, स्टूडेंट, लॉन्ग रेजिडेंट्स, इंसानों को ये फोकस करेंगे और कोई ना कोई ऐसे लॉज निकालेंगे ताकि कल इनकी भी स्टैम्प लगे इमिग्रेशन के ऊपर. दे कांट जस्ट कंटिन्यू कि जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने लॉज बनाए उन्हीं को चलाती रहे. तो बिल्कुल वो कुछ करेंगे इसके लिए. इस साल करते हैं, नेक्स्ट ईयर करते हैं, वील हैव टू सी. लेकिन अभी उनका सारा फोकस कहीं और है. स्माइल लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. स्माइल सर, माय एक्स हस्बैंड लेफ्ट मी and my son few years ago and never tried to contact us. Now is it possible to claim my child benefit from his father's income? Is that in his right? One more thing, if yes, then can you tell me how as we are in Pakistan and never visited UK but my son is British passport holder due to his father's citizenship. देखिए स्माइल, मैं ये जो होता है ना जिसमें आप कह लें कि फादर से आप मेंटेनेंस लेते हैं बच्चे की, मैं ये वाला काम नहीं करता, ये फैमिली लॉ में आता है. तो प्लीज़ अगर आप किसी फैमिली लॉयर से बात कर लें, वो आपको बता सकते हैं कि क्या एस्पेक्ट है आपकी एप्लीकेशन के अंदर कि हाउ कैन यू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम द फादर. ये अलबत्ता मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि बिकॉज द चाइल्ड इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न, आपको ब्लैक सिस्टर टाइप ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करना चाहिए यूके में. ब्लैक सिस्टर्स, BLACK, ब्लैक एंड सिस्टर्स एज इन सिस्टर ब्रदर वाला सिस्टर्स. उनको बताएं कि आई एम पाकिस्तानी नेशनल, आई एम स्टक इन पाकिस्तान, लेकिन मेरा बच्चा ब्रिटिश है. एंड अगर आप ये फील करते हैं कि द चाइल्ड इज़ बीइंग निगलेक्टेड, बिकॉज सारी बात है जो एक ब्रिटिश चाइल्ड को सहूलियात मिल सकती हैं इंग्लैंड में, अगर वो पाकिस्तान में उसको नहीं मिल रही, दैन यू कैन आस्क देम कि जी ह्यूमन राइट बेसिस के ऊपर मेरा केस फाइट करें कि मैं अपने बच्चे के साथ यूके आ सकूँ एंड माई चाइल्ड कैन हैव द फैसिलिटीज़ जो कि एक ब्रिटिश सिटीज़न को यूके में मिलनी चाहिए एंड वी कैन लिव नाइसली एंड सेफली इन यूके. तो बिल्कुल ब्लैक सिस्टर्स को इसके बारे में रब्ता करें एंड दैट इज़ सेपरेट टू स्माइल जो आप बात कर रही हैं कि आपके हस्बैंड आपको मेंटेनेंस नहीं दे रहे, जिसके लिए आपको कोई फैमिली लॉयर की ज़रूरत है कि वो कोर्ट में ये एप्लीकेशन डालें.
मैं एक कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम तारक भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? बिल्कुल खैरियत से सर जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह तारक भाई, सलाम ही करना था, मैंने कहा फ्री में मिले हैं, सलाम ही कर लो। मैं यूट्यूब पे आपको देख रहा था। बड़ी मैं मेहरबानी उमर भाई, बात कर रहा हूँ, शायद आप पहचानते हो। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। थैंक यू यार, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव यार। ओके जी, नीचे चलते हैं। साउद खान लिखते हैं सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम साउद। शरी लिखती हैं सलाम तारिक भाई, 11 months FLR FP नाउ नो रिप्लाई। आई थिंक यू ट्राइंग टू राइट। शरी 1 year से पहले तो आप बिल्कुल भूल जाएं। आजकल वन ईयर और थोड़ा ऊपर लग रहा है, बट 1 year तक ऑन एवरेज लग रहा है। उमर नसीर लिखते हैं सलाम, आई वॉज अ रेफ्यूजी, नाउ आई एम ब्रिटिश सिटीजन। When I got a travel document, Home Office kept my national passport. Can I get them back now? I have my old US and Canadian visas on them and would like them back. देखिए उमर, if you are a British citizen, तो आप बड़े आराम से US से ट्रैवल कर सकते हैं एस्टा पे, और कनाडा भी आप वो कैनेडियन वीज़ा लेके जा सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आप ड्राइव करके कनाडा जाते हैं तो आपको वीज़े की भी ज़रूरत नहीं है USA से। तो मेरे ख्याल से यू नीड टू मूव अहेड एंड उमर स्टार्ट लुकिंग ऑन दोज बेसिस के अगर आप ब्रिटिश सिटीजन हैं तो अमेरिका एस्टा पे जाएं, और जिस तरह मैंने आपको बोला कनाडा का वीज़ा है, और अगर आप बाय कार जाते हैं कनाडा एज ए ब्रिटिश सिटीजन यू कैन जस्ट ड्राइव इनटू कनाडा, तो वो करें। चौधरी जायद लिखते हैं विच नंबर यू वांट मी टू कॉल प्लीज़। ओ चौधरी भाई, अगर आप नीचे स्क्रीन पे देखें कॉल आ रहा है, मेरा मोबाइल नंबर, दैट्स माय पर्सनल मोबाइल नंबर। आप शो में उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक्चुअली दैट इज़ माय पर्सनल नंबर। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं शो के बाद अपॉइंटमेंट के लिए, तो या अपॉइंटमेंट मुझसे बनाना चाहते हैं, मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें मेरे नंबर पे या ईमेल पे, एंड आई कैन सेंड यू अ लिंक टेलीफोन अपॉइंटमेंट के लिए या इन पर्सन अपॉइंटमेंट के लिए, यू कैन कम एंड सी मी। और कुछ लोग टेलीफोन पे सारा काम कराते हैं, दे कांट कम एंड सी मी, दे लिव फार, तो वो भी नो प्रॉब्लम। साउद खान लिखते हैं सलाम सर, होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू साउद, आई एम वेल। आई जस्ट अप्लाई माई इंडेफिनिट और 10-year रूट, देयर वाज सुपर प्रायोरिटी सर्विस वाज नॉट अवेलेबल। होल्ड ऑन साउद, सुपर आपने अप्लाई कर दिया? बिल्कुल सुपर प्रायोरिटी मिल रही है। आज मेरे क्लाइंट को मिली है, कल रात उसने लॉग इन किया था। I wait 1 month to send it in regular service. I pay my fingerprint and did it last week. Sorry South, you missed the boat। 12:59 या 12:58 पे अगर आप लॉग इन करते रात को साउथ, तो सुपर प्रायोरिटी सर्विस 10-year लॉन्ग रेजिडेंस पे मिल रही थी। आई एम सॉरी यू मिस दैट साउथ, बट कोई बात नहीं, बी पेशेंट, आई होप यू गेट योर वीजा। गुरंग अनीता कुमारी लिखती हैं हेलो सर, हाय अनीता, माय डैड हैड अप्लाइड फॉर रिन्यूअल ऑफ हिज BNO passport. Passport office asking to submit proof of confirmation that he is not a British citizen or ILR holder, sir. What proof are send? I'll have to read कि specifically Miss Anita क्या Home Office मांग रही है। Obviously he is a British national overseas passport because he's not a British citizen. I think वो कुछ और बोल रहे होंगे। I have to read the paperwork exactly आपने क्या चीज़ की है। So without reading the paperwork, it's very difficult, Anita, कि I turn around and say, this is what they mean. Because with my थोड़ा बहुत experience, I sometimes find कि बिल्कुल you're 100% right in your explanation, लेकिन असल बात slightly different होती है. So I have to read the paper myself to exactly tell you what is meant and how to reply to that. All right. My sincere apology जिनका मैं आज जवाब पूरी तरह से नहीं दे सका, either it's on the telephone call or chat, but thank you so much. I was a bit concerned कि आज शायद हमारा 3 हफ्ते बाद शो रहा है, पता नहीं लोग आए ना आए, but you were all here. Thank you so much. like मैंने कहा मैं 3 weeks से holidays पे था, आपने देखा होगा कोई activity नहीं थी. I'm back now. अगर आपने मुझसे बात करनी है इमिग्रेशन के बारे में, लिटिगेशन का भी आपको पता है मैं काम करता हूँ, then get in touch with me, ये मेरे contact details हैं. I'm back now, so इंशाल्लाह every Wednesday हमारा शो हुआ करेगा because I'm back, और इंशाल्लाह ताला आप नोट करेंगे कि I'm going to do more and more videos अब on other matters, and I hope you enjoy that. So please, मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट हमेशा होती है कि अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, because आप सारों के पास फेसबुक है, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारे शो को एडवर्टाइज करें, हमारे चैनल को एडवर्टाइज करें, हमारी सर्विस को एडवर्टाइज करें, बिकॉज यू गाइज आर माई मार्केटिंग टूल. सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक. आई लुक फॉरवर्ड टू इट. और अगर आपने मुझसे अपना केस कराना है, किसी के बारे में डिस्कस करना है, केस के बारे में, एनीथिंग यू वांट, आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन विद एन अपॉइंटमेंट प्लीज़. और उसका तरीका ये, कैन गेट इन टच विद मी ऑन ईमेल और माई पर्सनल नंबर.
Allah Hafiz, and I look forward to seeing you next Wednesday back in action now. Take care, guys.